अच्छा, आज हम ये लेआउट बनाएं या कोई और लेआउट बनाएं, लेकिन लेआउट सारे सेम मतलब ऐसे ही होंगे जैसे हम पहले से बनाना सीख चुके हैं, लेकिन अब तक हमने जितना काम भी किया कस्टम प्योर अपने हाथ से किया, जो कुछ किया कोई मिलावट कोई सजे खबे कोई चीज नहीं की हमने। ठीक, सीएसएस के सारे स्टाइल्स हमने खुद लिखे, एचटीएमएल की सारी कोडिंग हमने खुद लिखी और सब कुछ किया। जो लोग प्रोफेशनल फ्रंट एंड डेवलपर्स थे ना, तो उन्होंने स्टार्ट में क्या किया कि वो इसी तरह जब भी कोई नया प्रोजेक्ट बनाते तो उनको सब कुछ स्क्रैच से खुद ब खुद सेटअप करना पड़ता, सारी स्टाइलिंग खुद करनी पड़ती, सारा एचटीएमएल खुद लिखना पड़ता, सब कुछ खुद ब खुद करना पड़ता। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। ठीक, दैट्स अ गुड प्रैक्टिस एज वेल, बट इट माइट टेक लिटिल मतलब टाइम। तो चूंकि हमें टाइम सेविंग और उसका भी ख्याल रखना है और उसको भी मद्देनजर रखना है, तो फिर कुछ लोगों ने मिलकर सोचा, ज़ाहिर है आप भी जब डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो आपके ज़हन में कोई ना कोई आइडिया तो आया होगा, नहीं यार ये अगर इस तरह होता जिस तरह मैं सोच रहा हूँ तो ज़्यादा इफेक्टिव होता। ठीक, तो अक्सर जब ये लोग मिलते हैं ना 3-4 सिमिलर माइंडेड लोग, तो वो कुछ नया करने की मतलब जिनमें थोड़ा सा कीड़ा होता है कुछ करने का, क्यूरियस होते हैं, ठीक है? जो हम लोगों में नहीं होता, कीड़ा होना चाहिए हर एक बंदे में। तो अ, वो उन लोगों ने सोचा यार कि क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ कर दी जाए कि जिसमें मोस्ट कॉमन चीज़ें ना जो हर सूरत में होनी होनी है, उनको पहले से लिख कर कहीं रख दिया जाए। ठीक? तो फिर जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट बनाएं तो वो चीज जहां जहीं जरूरत पड़े तो वो पहले से लिखी हो उसी को रीयूज कर लें, बजाय इसके कि दोबारा उसको क्या करना, स्टार्ट से बनाना। एंड दैट वाज अ वेरी गुड थिंकिंग। ठीक, तो बजाय इसके कि आप जब भी नया प्रोजेक्ट बनाएं तो सारा कुछ जीरो से स्टार्ट करें या स्क्रैच से स्टार्ट करें, अब जब कम्युनिटी या ओपन सोर्स कम्युनिटी या जो भी इसके ऑथर्स थे, जो भी उसके लिखने वाले थे, बूटस्ट्रैप, उन्होंने यही सोचा। उन्होंने सोचा यार सीएसएस के बहुत सारे स्टाइल्स ऐसे हैं जो हम बार बार यूज करते हैं या रीयूज करते हैं, तो why to write them over and over again by ourselves? Why not write them once, place it somewhere and let the people use them over and over again? बात समझ आई कि जो बार बार चीजें यूज होनी, मिसाल के तौर पे कौन सी चीजें बार बार यूज होती हैं? आप नेविगेशन हर वेबसाइट पे चाहिए होती है ना? ठीक, कार्ड्स हर वेबसाइट पे चाहिए होते हैं, या हर पे नहीं तो 80% वेबसाइट पे चाहिए होते हैं। बटन्स मोर देन 80% या 90% वेबसाइट पे बटन बनाने होते हैं आपको। इनपुट फील्ड्स, ड्रॉप डाउन्स, स्लाइडर्स एंड व्हाट नॉट, मतलब बहुत सारी चीजें। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो उनको फील हुआ कि यार ये डेवलपमेंट में बहुत टाइम लेती हैं, लेकिन यूज ये हर वेबसाइट पे होती है। तो उन्होंने कहा यार क्यों हर बंदा जो है वो अपने अपने स्लाइडर बनाए और अपने अपने सारा कुछ बनाए, तो हम क्यों ना एक ही दफा जेनेरिक सा बना के अच्छा सा अट्रैक्टिव सा रख लें और लोगों को कहें जी कि आप ये हमारा वाला पोर्शन बनाया हुआ क्या कर लें, इस्तेमाल कर लें। दैट वाज द प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन। ठीक, अब हम जो काम करेंगे हम यूज करेंगे बूटस्ट्रैप। अच्छा, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं जी बूटस्ट्रैप क्यों हम नहीं यूज करना चाहते? मर्जी थोड़ी ना करो, सारा कुछ आप पे कर लो, कोई पाबंदी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मार्केट में जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो इस वक्त बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं फ्रंट एंड के, उनमें से कोई एक फ्रेमवर्क की डिमांड करते हैं। बूटस्ट्रैप इज वन ऑफ द फेमस। इट्स नॉट इटर्नल और फाइनल और फुल, मतलब यहीं पे बात रुक जाती है और कहीं नहीं जाती। तो अक्सर फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए जो स्किल रिक्वायरमेंट होती है मार्केट में, वो कहते हैं जी कि आपको वेब डेवलपमेंट आनी चाहिए विद दिस फ्रेमवर्क। दैट्स व्हाई वी टारगेट बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क। अच्छा, ये बात समझ आ गई है? अब बूटस्ट्रैप है क्या वाला? उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, कुछ हैं जिन्होंने ऑलरेडी बूटस्ट्रैप में थोड़ा बहुत हाथ पांव मारा है, उनको अंदाजा होगा, लेकिन सिंस आई हैव टू एक्चुअली टारगेट एवरीवन हियर एंड एवरीवन देयर एज वेल, तो बूटस्ट्रैप है क्या वाला? इट्स नथिंग, इट्स कलेक्शन ऑफ कोड स्निपेट्स। स्निपेट किसको बोलते हैं? छोटे से चंक ऑफ कोड को, छोटी सी फंक्शनैलिटी को। एक बटन बना हुआ है, वो बटन की कोडिंग एचटीएमएल में और उसकी कोडिंग सीएसएस में, दोनों पूरा एक चंक क्या लिखा पड़ा है, तो उसके हम क्या बोलते हैं? कोड स्निपेट बोल सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, दैट्स समथिंग व्हिच इज माय नेम। तो आप यानी वो एक फंक्शनैलिटी, बटन्स बहुत सारे ऑलरेडी क्या बने बनाए पड़े हैं, नेविगेशंस बहुत सारी क्या हैं, बनी बनाई पड़ी हैं। किसने बनाई है? इसी तरह आप और मेरी जैसे डेवलपर्स ने। लेकिन ज़ाहिर है उनको पहले आइडिया आया, उनका आइडिया हिट हो गया, सारे लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया, पॉपुलर हो गया, नाउ वी हैव टू एक्चुअली यूज देम। बाकी उसमें कोई एडी वडी रॉकेट साइंस नहीं है। अंदरूने खाना उसके अंदर घुस के देखेंगे तो वही सीएसएस होगी, वही एचटीएमएल होगी, जो हम करते चले हैं अब तक। तो अब तक जिस बंदे को अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ही वुड बिकम वेरी गुड और कैन बिकम वेरी गुड इन बूटस्ट्रैप एज वेल। लेकिन बूटस्ट्रैप ये है, बस दैट्स इट, फिनिश। अब स्टेप 1 क्या है कि हम बेसिकली लेट मी क्लोज एवरीथिंग व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड, और हम एक वेबसाइट है
जिसका नाम है गेट बूटस्ट्रैप, और getbootstrap.com की वेबसाइट पे अब आपको पता है चीजें इवॉल्व होती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट आती है। मैंने एक चीज बनाई, उसमें कुछ लोगों ने गलतियां निकाली, कुछ ने सजेशंस दी, यार ये चीज ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये चीज ठीक नहीं है। तो मैंने क्या किया, बीइंग एन ऑथर, फ्लेक्सिबल बंदा वही होता है जो गलती मान के उसको करेक्ट करके अपने आप को अपग्रेड करता रहे आहिस्ता आहिस्ता। तो जब बूटस्ट्रैप आया था तो इसका गालिबन वर्जन 1 था या 2 था, जैसे होता है स्टार्टिंग में। फिर वर्जन 2 आया, फिर लोगों ने सजेशंस दी, इंप्रूवमेंट्स की और गलतियां निकाली। 2 आया, फिर 3 आया, फिर 3.2 आया, 3.4 आया, 3.8 आया, फिर 4 आया, फिर 4 पॉइंट समथिंग आया, फिर 4 पॉइंट समथिंग एल्स आया, फिर 5 आया, और फिर 5 पॉइंट समथिंग एल्स आया, और फिर इसके ऊपर अभी इट स्टिल इज ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग। तो अभी तक जो करंट वर्जन है बूटस्ट्रैप का वो कौन सा है? तो इसका मतलब पीछे क्या था, वो भी सिमिलर चीज थी, लेकिन उसमें आहिस्ता आहिस्ता क्या होता गया, इंप्रूवमेंट्स आती गई, एनहेंसमेंट आती गई, चेंजेस आती गई, अपग्रेडेशन आती गई, और यहां तक बात पहुंचाई कि करंट वर्जन कौन सा है, 5.2। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो इसके कुछ जो रीसेंट वर्जन है ना वो यहाँ पे सिर्फ लिस्टेड होंगे। अगर आप ऑल वर्जन पे जाना चाहते हैं तो यहाँ ऑल वर्जन जाके पिछले वर्जन भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल में कोई शायद ही इतना समझदार होगा जो इससे भी पीछे जाएगा। हाँ, पिछले वर्जन को अभी तक इन्होंने क्यों दिया हुआ है, क्योंकि हो सकता है किसी बंदे ने वेबसाइट बनाई हो 2016 में, और 2016 में उसने उस वर्जन में बनाई हो जो उस वक्त अवेलेबल था। तो अभी वो ऑब्सोल्यूट तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि कुछ लोगों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं स्टिल पुराने वर्जन पे भी। इसलिए पुराने वर्जन हैं कि यार जो पुराने लोग, अगर प्रोजेक्ट कहीं मेंटेन करना पड़े आपको, अक्सर ये होता है कि डेवलपमेंट में आप बीइंग डेवलपर आपके पास पुराना प्रोजेक्ट आ जाता है उसकी मेंटेनेंस के लिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि बूटस्ट्रैप के फलां वर्जन में ये चीज कैसे थी और अब के वर्जन में चीज कैसे है। ठीक, तो आज हम जो बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करेंगे लेटेस्ट नहीं करेंगे। इसकी भी खराबी होती है कि आप जो लेटेस्ट चीजें होती है ना वो फुली स्टेबल नहीं होती। हो सकता है कि उनमें कोई अभी मजीद चेंजेस जो है वो जा रही हो। आप लेटेस्ट से एक दो वर्जन पीछे जो स्टेबल होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। तो आई विल बी प्रेफरिंग वर्जन 5.0 और 5.1.3। ठीक, ये जो वर्जनिंग इस तरह से मुख्तलिफ नंबर्स में होती है, इनका मतलब पता है आपको? किसी भी सॉफ्टवेयर में पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस, व्हाई नॉट वर्जन 4 के बाद डायरेक्ट वर्जन 5 है? ये पॉइंट की गेम है। इसमें ये होता है कि जो सबसे राइट मोस्ट पे डिजिट होता है ना, इसको कहते हैं ये है पैच, और दरमियान में जो उससे आगे होता है वो होता है माइनर चेंज, और जो सबसे इंटेग्रल पार्ट नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेजर चेंज। जब भी मैं फॉर एग्जांपल बूटस्ट्रैप वालों को, मैंने एक बग पकड़ी बूटस्ट्रैप वालों की फॉर एग्जांपल, तो मैंने बूटस्ट्रैप को सजेस्ट किया यार कि ये चीज अगर यूं हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। अगर उन्होंने मशावरत की, उनको लगा कि हाँ यार इस बंदे ने सही सजेशन दी है, तो वो एक छोटी सी चेंज होगी या छोटी सी सजेशन होगी, तो उसको वो क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। और अपडेट करके सिर्फ किसको अपडेट करेंगे, आखिरी वाले नंबर को। तो उसे हम क्या कहेंगे, ये एक पैच लगा है उसमें। ये क्या लगा है, एक। लेकिन अगर कोई बड़ी फंक्शनैलिटी मैंने दे दी जो पैच से कंपैरेटिवली बड़ी है, यानी 3 4 5 फीचर्स मैंने दे दिए, तो उस पे उन्होंने क्या दिया, दरमियान वाला नंबर अपडेट करेंगे, तो ये क्या हुआ, माइनर वर्जन। और अगर मैंने कोई बिल्कुल इंटायर डिफरेंट सजेशन दे दी, जैसे पहले लेआउट्स के लिए होता था फ्लोट, अगर किसी ने फ्लोट की प्रॉपर्टी सीएसएस में पढ़ी हो, जो पुराने मेरे स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, पहले हम लेआउट्स फ्लोट से बनाते थे। 2019-18 की बात है शायद, आप उससे बात है मेरे ख्याल में। जो पुराना अगर कोई स्टूडेंट मिल जाए तो वो, उनको हमने फ्लोट बेस्ड करवाएंगे। तो अब एक पूरा उन्होंने ये पैराडाइम ही चेंज कर दिया कि फ्लोट को कन्वर्ट करके किसमें फ्लेक्स की प्रॉपर्टी, फ्लेक्स बेस्ड लेआउट्स को प्रमोट कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था, तो इन्होंने, तो इस तरह का अब फ्यूचर में ग्रिड बहुत ज्यादा यूज होगा, अभी भी यूजर है। यानी फ्लेक्स से भी ज्यादा फ्लेक्सिबल लेआउट कौन सा है, सीएसएस ग्रिड। इन इस तरह की जब मेजर चेंजेस आती है तो फिर पैच, माइनर, मेजर। बहरहाल हम जो यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे, 5.0.2। तो मैंने यहां से जो ही वर्जन सेलेक्ट किया तो मेरे पास ये आ गया पेज इंट्रोडक्शन का। और इंट्रोडक्शन का मतलब ये है बेसिकली आपका स्टार्ट, बूटस्ट्रैप एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। अब जितनी कहानियां मैं सुनाऊंगा ना आज के और अगले लेक्चर में, वो सारी यहाँ पे लिखी होंगी। फर्क यह है कि मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं वैसे बता दूंगा। अगर आप घर जाके पढ़ना चाहें, कहानियां पढ़ने का शौक हो, तो आप इनको देख लें, ठीक है। सो सबसे पहले बूटस्ट्रैप, अब अच्छा, हमने गूगल के फॉन्ट्स यूज किए थे, याद है आपको, और गूगल के आइकन्स भी यूज किए थे। अब उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ी थी, उनकी सीएसएस की, उनकी लिखी हुई सीएसएस की, क्योंकि उनके आइकन्स की या फॉन्ट्स की सारी स्टाइलिंग किधर थी, उनकी अपनी। अब हम यूज कर रहे हैं क्या, बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, इनकी लिखी हुई सीएसएस। ठीक, सो व्हाट यू हैव टू डू इज स्टेप 1, गेटिंग स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप। वो ये है कि आप सबसे नीचे आए, और यहाँ लिखा हुआ, थोड़ा सा नीचे आए, सबसे नीचे नहीं, थोड़ा सा नीचे आके यहाँ लिखा होगा स्टार्टर टेम्पलेट।
आपने सिर्फ क्या करना है, आंखें बंद करनी है और इसको कॉपी कर लेना है। बेशक आंखें खोल के कॉपी कर लें, ये माइंड नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आए, अपना एक नया फोल्डर बनाएं और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं पहले बनाता आया हूँ, ठीक है। और मैं इसको क्या कह रहा हूँ, फिलहाल बीएस कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कौन सा लेआउट बनाने जा रहा हूँ। बीएस के नाम से ऑलरेडी मौजूद है एक फोल्डर, तो मैं इसको चेंज करके बूटस्ट्रैप, बूट STRAP स्ट्रैप कर देता हूँ, ठीक। और ये बिल्कुल उसी तरह फोल्डर बनाया, राइट क्लिक किया, इसको ओपन विद कोड किया और इसके अंदर अगेन उसी तरह मैंने एक फोल्डर बनाया, इसको नाम क्या दिया, एसेट्स का। और इसके साथ बाहर एक फाइल बनाई जिसको नाम क्या दिया, index.html। और इसी तरह एसेट्स के अंदर जैसे मैं बाकी बनाता आया हूँ जी, JS1, CSS2 और IMG3, दैट्स प्रीटी मच इट, ठीक। फिर मैंने इंडेक्स को ओपन किया और जो मैंने स्टार्टर टेम्पलेट कॉपी किया था ना, आंखें बंद करके आंखें खोल के, वो यहाँ आके पेस्ट कर दिया, ठीक। अब मैं इस पे आके यहाँ से थोड़ा सा, ये जो कमेंट्स है ना, ये जस्ट रीडेबिलिटी के लिए होते हैं, इनका एक्चुअल कोई एग्जीक्यूशन से ताल्लुक नहीं होता। मैं इनको कर रहा हूँ डिलीट। अच्छा, दो चीजों में मुझे बड़ी इनकन्वीनियंस है, एक तो मेरी क्लास में कोई बैठा हुआ बातें करे और दूसरा ये जो भाई साहब जिस तरह का एटीट्यूड रखते हैं हमारे यहाँ ना यूनिवर्सिटी सिस्टम। और मैं इसके बाद जिक्र करूंगा बिकॉज अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो हम बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं, तो प्लीज बातें नहीं करें, कटिंग द स्टोरी शॉर्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्शन है, या तो हमें भी शेयर कर लें, साथ हमसे भी शेयर करें, हम भी हंसने के शौकीन हैं। और यहाँ पे सारे कमेंट्स मैंने रिमूव कर दिए और बाकी आप अगर देखें तो इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ बीच में क्या लिखा हुआ है। वैसे मैं आपको एक वैसे पता की बात बताऊं कि आप चाहे कितने एक्सपर्ट क्यों ना हो जाए ना, मुझे 4-5 साल हो गए हैं इस फील्ड में, फिर भी जब भी मैं बिगिनिंग का कोई लेक्चर देखता हूँ मुझे कोई ना कोई पॉइंट जरूर नया सीखने को मिलता है। तो आप कितने ही महान हो जाएं, 10 साल लगा के आ जाए, फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट आपके लिए नया जरूर होगा। इसलिए इस चीज को मतलब मैं डिसलाइक करता हूँ। तो इसमें इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस है नहीं, सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। लेकिन आप देखिएगा इसमें बाकी दो चीजें हैं, सिर्फ एक ये लिंक हुआ है, इसको हम क्या आखिरी आखिरी चीज देखेंगे, bootstrap.min.css। और यहाँ नीचे देखें bootstrap.bundle.min.js। और ये देखें कि ये लाइव लिंक्स एम्बेड हुए हुए हैं। अब एक बात तो आप समझ गए हैं कि जब आप जावास्क्रिप्ट की फाइल को ऐड करते हैं तो ये तो आप नहीं समझे होंगे, तो ये आप इसको एज इट इज रटा लगा लें, जब हम जावास्क्रिप्ट कहेंगे तो दोबारा आएंगे इस पे। लेकिन सिर्फ ये बात देख लें कि इसके अंदर एक लिंक लगा हुआ है, यानी कोई फाइल अटैच हुई हुई है इसके साथ। और हेडर में देखें तो आप CSS की फाइल तो अटैच करते चले आए ना अपने लोकल फोल्डर से, तो ये लोकल फोल्डर नहीं है, ये क्या है, लाइव लिंक है। तो अगर आप इसको कॉपी करें सिर्फ और अपने ब्राउजर में चले जाएं और यहाँ पे अलग टैब में पेस्ट करें, तो ये आपको तो इतनी अजीब सी शायद नजर आएगी। आपको इसको बिल्कुल देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन। सिर्फ मतलब कहने का ये कि ये CSS की क्लासेस लिखी पड़ी हैं और ये वही प्री डिफाइंड क्लासेस हैं जिनके बारे में मैंने अभी इंट्रो में बताया कि कुछ लोगों ने सोचा कि जो स्टाइल बहुत कॉमन है या रीयूज होने हैं बार बार, उनको लिख कर एक ही दफा एक फाइल में रख दें और वो फाइल उनको क्या करते हैं, अवेलेबल कर दें। अब दो तरीके हैं बूटस्ट्रैप में ये CSS की फाइल को अटैच करने के। अगर ये लाइव लिंक है तो दैट्स ऑलवेज गुड, लेकिन कुछ लोगों के घर में इंटरनेट नहीं होता, तो उसका पहला सोल्यूशन तो मैंने बताया कि जैसे घर में इंटरनेट नहीं है वो वेब भी छोड़ दे। तो ये सवाल तो मुझसे कोई नहीं पूछेगा, सर हमारे घर में इंटरनेट नहीं है तो हम बूटस्ट्रैप को ऑफलाइन कैसे चलाएं। वैसे ऑफलाइन चला सकते हैं इंटरनेट के बगैर भी, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप किस पे चलाएं, इंटरनेट पे चलाएं। इसकी एक रीजन है, ये जो लाइव लिंक्स होते हैं ना, इनको हम कहते हैं CDN लिंक्स। क्या कहते हैं, इंटरव्यू में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है CDN क्या बुला दिया। CDN स्टैंड्स फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने क्या किया होता है अपनी ये तो एक लाइब्रेरी है ना या एक फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप, इस तरह के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स या प्लगइन्स हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो जिस बंदे ने जो प्लगइन लिखा होता है वो उसको कहीं ना कहीं क्या करवा देता है, होस्ट करवा देता है, किसी न किसी सर्वर पे होस्ट करवा देता है, ताकि जो भी उस लिंक को इस्तेमाल करना चाहे पब्लिकली वो इसे इस्तेमाल कर सके। तो वो जो इस तरह से किसी बंदे ने अपनी लाइब्रेरी लिखी या CSS की कलेक्शन लिखी और वो किसी और के सर्वर पे होस्ट करवा दी ताकि लोग उसे यूज करें, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये बेसिकली एक नेटवर्क है जिस नेटवर्क के ऊपर कंटेंट्स प्लेस्ड है, ये कंटेंट ही है ना बेसिकली। तो हमें या दुनिया में किसी को भी वो कंटेंट चाहिए हो तो ये वो नेटवर्क क्या करता है, उसको डिलीवर करता है।
कंटेंट डिलीवर करता है। समझ आई बात? तो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क इसको कहते हैं। इट्स नथिंग बट अ सर्वर हैविंग कलेक्शन ऑफ फाइल्स, कोड्स और समथिंग एल्स। वो इमेजेस भी हो सकते हैं, वो सीएसएस भी हो सकती है, वो जेएस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक? तो सीडीएन क्या होता है ये पता लग गया? ये दोनों लिंक्स जब इस तरह से लगे हों, यानी मेरे अपने सिस्टम पे सेव ना हो, तो ये क्या होंगे? सीडीएन लिंक्स होंगे। यानी इसको किसने होस्ट किया हुआ है? ये है jsdeliver.net। ये मेन डोमेन है किसी बंदे की। ये भी एक बिजनेस का मॉडल है। आप अपनी स्पेस में कोई चीज सेव करें और वो लोगों को डिलीवर करें, उनको भी बेसिकली इसकी या एडवर्टाइजमेंट होती है या इनको कोई ना कोई कुछ ना कुछ मिल रहा होता है। जैसे एफिलिएशन प्रोग्राम्स हैं और बाकी बहुत सारे ऑनलाइन अर्निंग के वेज हैं, उनमें से ये भी एक वे है अर्निंग। समझ आई बात? तो हम क्या करेंगे? सीडीएन लिंक यूज करेंगे। जो लोग सीडीएन लिंक्स यूज नहीं करना चाहते उनके लिए, यानी ऑफलाइन यूज करना चाहते हैं, उनके लिए एक तरीका है, लेकिन मैं उसको फिलहाल फौरन यूज नहीं करूंगा अनलेस कि हम सैस पढ़ें, या अनलेस कि हम बूटस्ट्रैप के फ्रेमवर्क में खुद को कस्टमाइजेशन जाके ना करें। कर सकते हैं। मैंने क्या बोला था? इट्स जस्ट लाइक फाइल्स, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट, जस्ट लाइक आवर ओन फाइल्स, वी कैन एक्चुअली गो दैट एंड वी विल डू दैट। ठीक? तो मैंने इसलिए बोला कि अनलेस ये ऑफलाइन वाला तरीका नहीं। वैसे ऑफलाइन वाला तरीका क्या? डाउनलोड करेंगे, इसके अंदर पड़ी होंगी उसी तरह जेएस की फाइल और सीएसएस की फाइल, उसको कॉपी करके अपने फोल्डर में पेस्ट करें और दैट उसको लिंक कर लें लोकली। लेकिन इसका प्रॉपर तरीका बताऊंगा तब जब मैं, और प्रॉपर तरीका यूज मतलब इस ऑफलाइन इस्तेमाल ही तभी करते हैं जब आप बूटस्ट्रैप के अपने फ्रेमवर्क के अंदर जाके कुछ चेंजेस करें, और वो कब होंगी? जब आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएंगे बूटस्ट्रैप के अंदर। बट फॉर नाउ दैट्स इनफ थ्योरी। ये समझ आ गई बात आपको? आपने सिंपली जाना है, वर्जन सेलेक्ट करना है, डॉक्यूमेंटेशन में जाना है, इंट्रोडक्शन पेज पे थोड़ा सा नीचे आना है, स्टार्टर टेम्पलेट को कॉपी करना है और अपने उसमें पेस्ट कर देना है। और जब इस फाइल को आप डबल क्लिक करके ब्राउजर में ओपन करेंगे, सो यू विल बी गेटिंग थिंग लाइक दैट, हेलो वर्ल्ड। और अगर आप देख रहे होंगे कि ये हेलो वर्ल्ड का स्टाइल नॉर्मल हेलो वर्ल्ड से डिफरेंट है। कैसे? अगर मैं यहाँ से इसको कमेंट कर दो थोड़ी देर के लिए, तो अब स्टाइल्स लोड नहीं होंगे ना। जब स्टाइल लोड नहीं होंगे तो देखिएगा इस हेलो वर्ल्ड की शक्ल। इसका मतलब ये है कि H1 को भी पहले से किसी ने स्टाइल दिए हुए हैं, और वो किसने दिए हुए हैं? अच्छा, एक स्टाइल तो वो है जो ब्राउजर देता है, उनको हम क्या बोलते हैं? ब्राउजर्स प्रीसेट। अब उस प्रीसेट्स को ओवरराइड करके बूटस्ट्रैप ने स्टाइल दिए हुए। तो अब ये जो स्टाइल अप्लाई हो रहा है वो किधर से हो रहा है? ये ब्राउजर प्रीसेट नहीं हो रहा, बल्कि किसका स्टाइल अप्लाई हो रहा है? बूटस्ट्रैप का। और इसके ऊपर अगर ये भी आपको पसंद नहीं है, अपने लगाना चाहते हैं, तो फिर आप बूटस्ट्रैप के स्टाइल को भी क्या कर दें? ओवरराइट कर दें। अब बूटस्ट्रैप के स्टाइल को ओवरराइट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी सीएसएस की फाइल बनानी पड़ेगी। और वो कहां रखूं? बूटस्ट्रैप से पहले या बाद में? क्यों? क्योंकि मेरा स्टाइल बूटस्ट्रैप को ओवरराइट तभी करेगा जब मेरा बाद में होगा और बूटस्ट्रैप का, क्योंकि कैस्केड का मतलब क्या है? ऊपर से नीचे आना। ये बात भी समझ आ गई? तो मैं अपनी सीएसएस बनाऊंगा और उसको बूटस्ट्रैप वाली सीएसएस के फौरन बाद यहां लिंक करूंगा। मैं उसको नाम देता हूं, अभी तो मेरे पास वो है ही नहीं स्टाइल की फाइल, लेकिन वो एसेट सीएसएस के अंदर बनाऊंगा। किस नाम से बनाऊंगा? styles dot css, and let's create it right over here as well. मेटा के अलावा बहुत सारी और जो है मैंने एक्सप्लेन नहीं की। नॉर्मली बूटस्ट्रैप में एक रिस्पॉन्सिवनेस का एलिमेंट है। अभी तक हमने अपने किसी डिजाइन में ये चीज चेक नहीं की। मुझे देख तो यूआरएल भूल जाता है अपना ही बार बार। अभी तक हमने अपने किसी भी वेबसाइट के डिजाइन में ये चीज चेक नहीं की कि हमारा वेबसाइट का डिजाइन मोबाइल पे जाके कैसे लगेगा, टैबलेट पे कैसे लगेगा। अब देख रहे हैं, जो ही मेरा छोटी स्क्रीन पे ओपन हुआ तो ये साइड पे आ गया, क्लिकेबल हो गया और वो नॉर्मली हट गया। जब मैं मजीद इसके नीचे भी आऊंगा, इससे छोटी स्क्रीन पे आऊंगा, तो देख रहे हैं कि पहले वो दोनों आमने सामने थे, अब ये ऊपर नीचे हो गया। तो ये जो इनिशियल मेटा टैग है ना, मेटा टैग, लफ्ज मेटा मींस इट गिव्स यू या इट टेल्स यू something additional about the web page या about the appearance of the content inside the web page। ये जो मेटा है ना, एक पहला ये तो है कैरेक्टर सपोर्टिंग, UTF-8 कैरेक्टर स्कीम है बेसिकली। दूसरा जो मेटा है ना, ये बता रहा है आपका व्यू पोर्ट विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस विड्थ और इनिशियल स्केल 1। ये मल्टीपल डिवाइसेस पे या डिफरेंट डिवाइसेस पे जब आपका वेब पेज ओपन हो, ये चीज तब एक्टिवेट होती है उसके रिस्पॉन्सिव
बिहेवियर को सपोर्ट करने के लिए, बट दिस इज नॉट द ओनली वे एक्चुअली फॉर रिस्पॉन्सिवनेस. We will actually define the media queries and so many other things as well, but this is one of that which tells the additional information about the appearance of the contents inside the web page. ये सिर्फ 2 मेटा टैग्स हैं अभी, यहाँ 2 नहीं 100 भी हो सकते हैं. यही अभी एसईओ एक टर्म है, आपने सुनी होगी किसी बंदे ने, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो उसके लिए भी मेटा टैग्स लिखे जाते हैं. नेम, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड्स और वो सारी चीजें. तो ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, बज़ाहिर शायद वेबसाइट की अपीयरेंस, सारे वेबसाइट की शायद अपीयरेंस से रिलेटेड ना हो, कुछ टैग्स होते हैं जो किसके लिए होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से. और एसईओ का आपको अगर नहीं पता, जिनको नहीं पता, तो वो गूगल में आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग होती है, नॉट गूगल, किसी भी सर्च इंजन में जो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग होती है, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. क्लियर? फिलहाल मैं उस पर मजीद टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जा रहा है, मेटा क्या करता है, इतना काफी है आपके लिए. मैं खुद एसईओ डेवलपर या एसईओ एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन एसईओ के बारे में या मेटा टैग्स के बारे में शायद नहीं बता सकूँ, तो बेहतर है कि उस छत्ते को ना छेड़ा जाए जहाँ मक्खियां बैठी हैं. वरना क्वेश्चंस की भरमार हो सकती है और मैं आंसरलेस हो सकता हूँ. ठीक. तो एनीवेज, वी आर कमिंग बैक. ये जो मेटा है ये बेसिकली इसके लिए है, डिवाइसेस के से रिलेटेड है, जहाँ डिवाइस विड्थ और इनिशियल स्केल और समथिंग लाइक दैट. नहीं है तो नहीं आएगी. नहीं, ये तो रिस्पॉन्सिवनेस से रिलेटेड है ही नहीं है ना, एक कैरेक्टर स्कीम है सिर्फ ये जो है. हाँ, फिर आपकी जो रिस्पॉन्सिवनेस है उसमें इशू आ सकता है अगर ये नहीं होगा तो. अभी ये किसी में नहीं डाला, तो इसीलिए हमने अगर अपनी वेबसाइट जो खुद बनाई है उसे रीसाइज करेंगे तो उसका हुलिया ही बिगड़ जाएगा. कभी आपने चेक किया? अभी मैं जमीन ओपन करूँ ना और उसको रीसाइज करूँ तो उसको हुलिया ही बिगड़ जाएगा. होगी ना, क्योंकि रिस्पॉन्सिवनेस ने इंतजार करी रखी हुई थी कि बूटस्ट्रैप होगा तो हम रिस्पॉन्सिवनेस को छेड़ेंगे. बाय द वे, ये जरूरी नहीं है कि बूटस्ट्रैप ही रिस्पॉन्सिव बना सकती है, हम अपने लेआउट को बूटस्ट्रैप के बगैर भी रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग मीडिया क्यूरीज. लेकिन चूंकि बूटस्ट्रैप एक आसान लेयर है, एक आसान वे ऑफ डूइंग दैट, व्हाई टू एक्चुअली डू दैट काइंड ऑफ तरद्दुद. एक खेत है जिसमें ट्रैक्टर भी जा सकता हो और बैल भी हल चला सकते हो, विच वन ऑप्शन वुड यू प्रेफर? मेरे जैसा देहाती बंदा हो तो कहेगा नहीं बैल, उसमें मजा जरा ज्यादा आता है. लेकिन टाइम सेविंग और बाकी सारे एस्पेक्ट को देखें तो ट्रैक्टर. तो आई एम प्रेफरिंग ट्रैक्टर ओवर बैल. यू गेट द आंसर? अदरवाइज हम कर सकते हैं, खुद भी रिस्पॉन्सिवनेस कर सकते हैं. एनीवेज, प्लीज डोंट माइंड, मैं उल्टी सीधी मिसालें देता हूँ ताकि बिगिनर्स के लिए भी आसान हो जाए. ये हमारा बूटस्ट्रैप का सेटअप हो गया और बस इतना ही है बूटस्ट्रैप का सेटअप. अब हम कल बूटस्ट्रैप की प्रॉपर करेंगे इब्तदा. कौन सी क्लासेस हैं जो पहले से लिखी पड़ी हैं, कौन से कोड स्निपेट्स हैं जो हमें HTML में पहले से लिख कर दे दिए गए हैं और हम उनके सपोर्ट से बहुत कम टाइम में बहुत प्रोफेशनल किस्म की वेबसाइट्स बना सकते हैं. जितना कुछ आपने सीखना था ना कोर में, वो आप सीख चुके हैं. अब हम सीखने से ज्यादा क्या करेंगे, कस्टमाइजेशन. लेकिन जिसको वो सीखना नहीं आया ना, जिसको वो कोडिंग नहीं आई, वो कस्टमाइजेशन भी कर नहीं सकेगा. तो इफ यू वांट टू बी अ गुड इन बूटस्ट्रैप, यू मस्ट बी गुड इन कस्टम डेवलपमेंट फर्स्ट. ठीक. तो दैट्स ऑल. किसी का कोई सवाल है, मजीद कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझे बता दें.